मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम एक दो सॉल्यूशन ले लें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपो, और जिसका ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। यहाँ पर अगर दोनों को एसपीएम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर आपने हाइपोटोनिक ले लिया है और क्या ले लिया है, हाइपोटोनिक, यहाँ पर हाइपो और क्या है भैया, हाइपर, यहाँ पर एसपीएम ले लिया है, तो सॉल्वेंट किधर फ्लो करेगा, ये सॉल्वेंट हो गया। तो मतलब लिख लेंगे, इफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन are separated through SPM, then solvent flows from hypo to hypertonic solution। तो अगर हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट कर दिया जाए तो सॉल्वेंट क्या होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ फ्लो करेगा। यहां पर ध्यान देना बेटा, हम लोग पढ़ेंगे एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो में एक्सो ऑस्मोसिस, यहां पर क्या होगा, ये कोई सेल है, मान लो कोई क्या लिया जा रहा है, सेल लिया जा रहा है, ये 100 पढ़ रहे हो ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया। तो ये जो सॉल्वेंट है, तो सेल के सॉल्वेंट को लोग सॉल्वेंट नहीं कहेंगे बल्कि सेल सैप कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल सैप कहेंगे। तो आउटफ्लो ऑफ सेल सैप, आउटफ्लो ऑफ सेल सैप when it is kept volatile in hypertonic solution। तो when it is kept in hypertonic solution, तो सेल सैप का बाहर की तरफ फ्लो कर जाना कब, जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फ्लो रखा गया है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर रिजल्ट क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सेल विल क्या हो जाएगी, श्रिंक। और सेल के श्रिंकिंग को क्या कहेंगे, सेल के श्रिंकिंग को क्या कहेंगे, एंड फिनोमेना इज नोन एज, फिनोमेना इज नोन एज, बोलो भैया, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। इन केस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी का केस है तो इसे हम लोग कहेंगे हीमोलिसिस। इन केस ऑफ आरबीसी इट इज नोन एज हीमोलिसिस। तो ध्यान देना, सेल सैप का बाहर आ जाना क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। लेकिन अगर वही आपकी जो सेल है आरबीसी है तो आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, हीमोलिसिस कहेंगे। चलो यहां पर ध्यान देना, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, किसी सेल को कहां पर रखने चल रहे हो,
ये सेल हो गई, ये हाइपोटोनिक है। तो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, when cell is kept, बोलो, kept in hypotonic solution, रिजल्ट क्या होगा? सेल swells up and may burst, सेल फूल जाएगा और फट सकता है। सेल फूल जाएगा और क्या हो सकता है? फट सकता है। फिनोमेना इज नोन एज, मतलब इस फिनोमेना क्या कहेंगे? बोलो भैया। प्लाज्मोप्टाइसिस। In case of RBC, it is known as crenation. It is known as crenation. तो ध्यान रखिएगा, फूल मतलब श्रिंक कर जाने को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। और फूल कर फट जाने को क्या कहेंगे? प्लाज्मोप्टाइसिस कहेंगे। अगर सेल आपकी आरबीसी है तो इसको सिकुड़ने को हीमोलिसिस, और यहाँ पर क्या कहेंगे? आरबीसी के सिकुड़ने को क्रीनेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आपको हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता दिया गया, एक्सो एंड एंडोऑस्मोसिस भी बता दिया गया। एक चीज थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया था, दिमाग में फिर से आ गया है, बता दिया जाए, नोट करके। आरबीसी इज आइसोटोनिक विद, बोलो, 0.091% NaCl सॉल्यूशन। ये याद रखिएगा, आरबीसी इज आइसोटोनिक विद 0.091% NaCl। 0.091% NaCl solution. Determination of osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कैसे करेंगे? बाय बर्कले हर्टले मेथड। बहुत सारे मेथड हैं, दिस इज बेस्ट मेथड। हम लोग केवल एक मेथड पढ़ते हुए हैं, बर्कले हर्टले मेथड से डिटरमाइन करते हैं, ये बेस्ट मेथड होती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, दो कंटेनर होते हैं, बल्कि एक आ जाए कंसेंट्रिक रिंग होती हैं। यहां पर प्रेशर गेज लगा होता है। ये ध्यान दो, ये सॉल्यूशन फिलअप है, ये सॉल्वेंट फिलअप है। यहां पर ये पोर्स बने होते हैं, ये दो कंसेंट्रिक रिंग होते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर समान हो। यहां पर सॉल्वेंट फिलअप होगा, यहां पर सॉल्वेंट फिलअप होगा। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन में फ्लो करेगा, और ये पोर्स जो है यहां पर फिलअप होता है क्या भैया? एसपीएम। यहां पर जो एसपीएम यूज होता है दैट इज Cu2FeCN6। नाम क्या बताया था इसका?
कॉपर फेरो साइनाइड परफेक्ट एसबीएम है, ये परफेक्ट एसबीएम है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो, कंसेंट्रिक रिंग का मतलब समान सेंटर हो, जैसे एक मोटी ट्यूब है, इसके बीच में अंदर एक पतली ट्यूब है, तो वही है ये सॉल्यूशन। यहां पर भी है, यहां पर भी हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, दोनों साइड में सॉल्यूशन है, और बीच में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो ये ध्यान देना कि ये रिंग के मतलब पतली रिंग में सॉल्वेंट है और मोटी रिंग में क्या है, सॉल्यूशन। तो ये दोनों साइड में दिख रहा है। तो जब यहाँ पर सॉल्वेंट यहाँ से इन मतलब फ्लो करेगा, तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर को प्रेशर गेज से मेजर कर लेंगे, और यहाँ पर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे आएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फार्मूले से ज्ञात करना तो लोग एच रो जी से ज्ञात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्ञात करते हैं, एच रो जी। एच क्या भैया, हाइट जो डिक्रीज किया है या इंक्रीज किया है, हाइट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, एरो नीचे डिक्रीजेस। रो क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस फार्मूले का यूज आप लोग ज्यादा फिजिक्स में करते हो, केमिस्ट्री में इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए हमने बताया भी नहीं था। तो लिख लिया मत बताएं। रिमूव करें इसको, थोड़ी जल्दी करो। रिमूव कर रहे हैं भैया। यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कहां पर यूज होता है, विल्टेड प्लांट गेट रिवाइव ऑन वाटरिंग। जो मुरझाए हुए पौधे होते हैं, अगर पानी दे दिया जाए तो हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट और फ्लावर कर लिया जाए, इन मेकिंग पिकल्स, मम्मी लोग ये अचार बनाती हैं, आप ध्यान दिए हो तो आम का जब अचार बना रहे हैं तो इसको काट के पहले क्या करते हैं, नमक पानी में भिगो के धूप में रख देते हैं। तो नमक पानी में रखने का केवल वही एक कारण है। कभी आप लोग बहुत देर तक नहाए हैं तालाब में क्या, या कपड़ा धुले हैं, बहुत देर तक नहाए हो या कपड़ा धुले हो, तो देखें ये आपकी जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो सिकुड़ जाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ। आपका जो सेल शेप है वो लेस कंसंट्रेटेड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, और जिस वाटर में आप धुल रहे हैं वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो जो सेल शेप है वो बाहर आ गया है। एक और भी बहुत सारा है, लेकिन एक जो हम लोग ज्यादा पूछ लिया जाता है आप लोगों से, इडेमा एक बीमारी होती है। इडेमा आपके एनसीईआरटी में भी होगा,
आप लोग अगर देखें हो तो कुछ लोगों की आंखें काफी डरावनी टाइप की होती है, ऐसे बाहर टाइप की निकली होती है। तो कारण क्या है? वो ज्यादा साल्ट इंटेक करते हैं, जिससे टिश्यूज के चारों तरफ क्या जमा हो जाता है? वाटर जमा हो जाता है, जिसके कारण वो आंखें क्या हो जाती है? बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू मोर intake of solvent water get deposit around tissues, so eyes become बल्कि तो नहीं कह सकते हैं, पफी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो पफी है। ठीक है, तो वहां पर टिश्यू जमा हो जाने का वहां पर क्या हो जाता है? वो एकदम सोइलिंग टाइप की आ जाती है। ठीक है, उसी को लोग क्या कहते हैं? इडिमा कहते हैं। तो आपको पढ़ा रहे थे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़ा दिया गया। आज हम लोग नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना, इसको रिमूव करें। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना चाहेंगे, दैट इज, रिमूव करें भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ ले रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आज हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो लेक्चर पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही फार्मूले हैं दोनों में। यहाँ पर पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो आप कहेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to atmospheric pressure, become equal to atmospheric pressure। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको लोग क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहां पर ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution always less than or more than its pure solvent। किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, आप वाटर रख लो गैस पे, आज ही ट्राई कर सकते हो। उबल रहा होगा, उसी बाद में थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा शुगर डाल दो, या दूध देख लो, ये तो रोज ही देखते हो। उबल रहा, उसी में कुछ डाल दो, देखो फिर थोड़ी देर के बाद उबलेगा, थोड़ी देर के बाद उबलेगा। सब्जी वब्जी देखो, अगर लिक्विड टाइप की जो घर पे मम्मी लोग बना रही होती हैं, उबल रहा होता है, उसमें बाद में टमाटर डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के उबलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो किसी भी प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, वो मतलब हमेशा अपने सॉल्यूशन से कम होगा या सॉल्यूशन का अपने सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है एलिवेशन, एलिवेट का मतलब बढ़ जाना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना या उठ जाना। ठीक है, तो वही लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उठ जाता है या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहा जाए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो मान लो हेडिंग थी, तो अगर आपसे कहा जाए डिफिनेशन में क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलना पसंद करें बेटा? इंक्रीज
in boiling point of liquid, boiling point of liquid on addition of बोलना बेटा non volatile सोल्यूट। तो मान यहां पर ध्यान दो, किसी भी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहां पर हम कहानी नहीं डेरिवेट कर रहे हैं, बस सीधे बताते चल रहे हैं। मान लो कोई सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? T0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑन एडिशन TS क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। कब ये बना? जब आप इसमें सोल्यूट मिलाए होंगे। यहां पर क्या किए? सोल्यूट मिला दिए, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। और आप कह रहे हो कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा है, सॉल्वेंट का क्या है? कम है। तो कितना ज्यादा और कितना कम है? तो यहां पर डेल्टा टीवी लिखेंगे, TS माइनस T0। तो यहां पर अगर ये दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, डेल्टा टीवी। तो ये क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहां पर जो डेल्टा टीवी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, अकॉर्डिंग टू राउल्ट के अनुसार जो है ये जो डेल्टा टीवी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन के मोलरिटी के क्या है? डायरेक्टली। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई न कोई क्या करेंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, यहाँ छोटा सा 1000 लिख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल एम लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं? स्मॉल एम। ठीक है, ये हो जाएगा। होयर बोलो केवी 1000 क्या कहोगे इसको? इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर बोलना बेटा, फॉर बोलो 1000 ग्राम। आप आके इसके बाद फंस जाते हो, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, तो आप कहेंगे सॉल्वेंट। इस 1000 ग्राम सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर लेना। इस 1000 ग्राम सॉल्वेंट को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये जो केवी 1000 है ये है इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए बेटा? 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए है। यहां पर ध्यान देना। Above question can be written as हम डेरिवेट करके नहीं बता रहे हैं, चूंकि आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। हालांकि डेरिवेट करते तो और अच्छा समझ में आता, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान देता, आपने यहां पर मोलरिटी को क्या, मोलरिटी पहले क्या पढ़ा गया? WA अपॉन क्या भैया? MA इंटू 1000। यहां पर क्या पढ़े हो? WB कि MB? WB ये पढ़े ना। और इसका मतलब है इस मोलरिटी को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, ऊपर वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवी 1000 यहाँ पर एज, तो यहाँ पर केवी 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? WA यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या हो जाएगा? MA यहाँ पर क्या हो जाएगा? WB।
ये ऐसे आप लिख सकते हो। यहां पर इसका मतलब ये ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला डेरिवेट किया गया है, हम डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर WA क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, यहां पर WB क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और चूंकि ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 ग्राम में डिजॉल्व किया गया है। किस में डिजॉल्व किया गया है, 1000 ग्राम में। यहां पर इफ सोल्यूट इज डिजॉल्व in 100 gram solvent, if solute is dissolved in 100 gram solvent, then बोलो बेटा डेल्टा टीवी इक्वल टू, ये डेल्टा टीवी बी थोड़ा छोटा रहेगा, यहां पर केवी, यहां पर 100 लिखेंगे, WA यहां पर 100 हो जाएगा, MA यहां पर WB। यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज ए केवी 100, केवी 100 मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट। और हमें लगता है किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, आप जान ही रहे, WA मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, MA मॉलिक्यूलर मास, सब जान रहे हो, बताना पड़ेगा फिर से, जान रहे हो ना, WB मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर जान बेटा, यहां पर अगर आपसे केवी 100 क्या है तो आप कहेंगे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट। केवी 1000 क्या है तो आप कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यहां पर अगर हम आपको नोट करके बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको लिख रहे हैं अभी आप उसको देखेंगे तो काफी सरप्राइज होंगे आप खुद। ये दोनों में रिलेशन पूछा जाता है, केवी 100 और केवी 1000 में। केवी 100 इक्वल टू केवी 1000 इंटू 10 होगा, केवी 100 इक्वल टू केवी 1000 इंटू 10 होगा। ये फार्मूला भैया जानते रहेगा, ये पूछ लिया जाए अगर कि दोनों में रिलेशन क्या होगा तो आप ये बताएंगे। कैसे होगा अगर ये जानना है तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये रिलेशन अपने आप आ जाएगा। बात सुन रहे हैं? इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और इसको क्या मान लें, इक्वेशन 2, तो 1/2 कर दें तो ये रिलेशन अपने आप आ जाएगा। तो इसको आप जानते रहेगा। चूंकि हम लोगों को दिमाग में क्या रहता है कि 100 × 10 बराबर 1000, यहाँ पर 1000 × 10 बराबर 100 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। एक चीज हम यहाँ पर आपको और थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहेंगे, देखना बेटा, ये दोनों फार्मूला है, यहां दोनों फार्मूले से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो भैया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दोनों फार्मूले से। हमारा क्वेश्चन ये है कि कब हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब 100 से, बताएंगे आप लोगों में से भैया, बताओगे? नहीं बताएंगे आप भैया, आप लोग? ये डिपेंड करेगा केवी की वैल्यू क्या दी गई है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी बुक सॉल्व करते होंगे 99% केस में आप केवी 1000 से मल्टीप्लाई करते होंगे। किससे मल्टीप्लाई करते होंगे? केवी 1000 से। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 99% केस में हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसी से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बहुमत तो उसी का है, ऐसा नहीं। मान लो 1% वाला केस आपको मिल गया है एग्जाम में, तब तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब आप 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और कब 100 से। इसको जान लो,
1000 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो केबी की वैल्यू दिया होगा कि केबी फॉर दिस सॉल्वेंट इज एक्स वाई जेड, जो भी केल्विन किलोग्राम पर मोल। वर्ड क्या यूज कर रहा है यूनिट में? किलोग्राम। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल, मोल पर किलोग्राम को मोलरिटी कहते हैं और किलोग्राम पर मोल को मोलरिटी इनवर्स कहेंगे। तो केबी की अगर यूनिट दिया गया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करना होगा तो वो कहेगा कि इस साल मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू इतना है, वहां यूनिट नहीं देगा। बात क्लियर है ना? क्या कहेगा? 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी बताना चाहेगा बता देगा। तो जब कहे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू इतना है तो फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। कुछ नहीं बोला, सीधे ब्रैकेट में वैसे कह दिया कि केबी की वैल्यू इतना, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट आ गई, या केल्विन पर मोलरिटी ये भी यूनिट है, तो यूनिट के साथ दे दिया। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। क्लियर हो गया ना? तो ये चीज जानते रहेगा, यहां पे आप लोग आके फंस सकते हो। अच्छा, अब ध्यान दो, ग्राफ यहां पर देख लिया जाए बेटा। ग्राफ यहां पर ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ये यहां पर दो लाइन खींच रहे हैं वेपर प्रेशर की, एक लाइन और ये दूसरी लाइन। ये भी वेपर प्रेशर है और ये भी वेपर प्रेशर है। समझ रहे ना? आपको पढ़ाया गया था कि टेम्परेचर जो है ये वेपर प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये होता है। तो यहां पर अगर आप वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ना। ऊपर कौन दिख रहा है? हाँ, ये इन दोनों में एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। तो वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, और वेपर प्रेशर जिसका कम है वो क्या है? सॉल्यूशन। जब वेपर प्रेशर पढ़ाना शुरू किए थे तो आपको बताया गया था कि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब यहां पर जब वेपर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वेपर प्रेशर क्या है? बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते एक समय तो आएगा जब ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब ये बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉयल करने लगा। अब बॉयल करने लगा तो यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाए। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान देना बेटा, तो यहां पर बॉयल कर रहा है आपका सॉल्वेंट और यहां पर बॉयल कर रहा है आपका सॉल्यूशन। तो ये वर्जिन है, वर्जिन से आप चल रहे हो तो पहले आपको बॉयल करते हुए क्या मिल रहा है? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्वेंट। बाद में क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन। इसका मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ रहा है? सॉल्वेंट का। किसका बाद में आ रहा है? सॉल्यूशन का। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया? सॉल्यूशन का। इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो इसी को आप कहोगे डेल्टा टीवी। इसी का आप लोग क्या कहने वाले हो? डेल्टा टीवी। ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। तो ये चीजें हमने आपको पढ़ा दिया। आपको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा दिया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर केबी के बारे में देख लिया जाए। रिमूव करें इसको, भैया आगे बढ़ा जाए। चलो, यहाँ पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यहां पर देखना बेटा, केबी। वी नो
डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी 1000 इंटू एम। इफ एम इक्वल टू 1 then delta TV equal to kV 1000, i.e. for 1 molar solution molar elevation constant of solvent is equal to elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. It can be calculated as यहां पर ध्यान रखना, यहां पर केवी 1000, यहां पर आर टी नॉट का स्क्वायर, यहां पर 1000 गुणे LV, where R गैस कांस्टेंट। वैल्यू यहां पर बताया गया, बहुत सारी वैल्यू। क्या लिखोगे? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। क्या लिखोगे? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टी नॉट क्या भैया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है टी नॉट? LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पर यूनिट इसकी होगी कैलोरी पर ग्राम में। किसमें होगी भैया? ये ध्यान दो, यूनिट किस में दिया गया है? कैलोरी में। तो अगर ये यूनिट कैलोरी में दिया गया है तो आप R की यूनिट कैलोरी में लिखोगे। अगर ये यूनिट जूल में दिया है तो R की यूनिट आप जूल वाली यूज करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस, लगभग 95% केस में कैलोरी में ही दिया होता है। तो चूंकि ये कैलोरी में दिया होता है इसलिए यहां पर हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? यूनिट R के कैलोरी यूज करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, यही सब गलतियां होती है छोटी छोटी, जिससे हमारा आंसर मैच नहीं करता है, हम फंसे रहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है, कैलोरी पर ही नहीं ध्यान रखना, आपको ग्राम पर ध्यान रखना है। कैलोरी पर ग्राम है या कैलोरी पर मोल है? तो ग्राम है तो ये फार्मूला रहेगा। या यहां पर ध्यान दो, R करके आप यहां पर केवी 1000 लिख रहे हो, RT नॉट स्क्वायर, यहां पर MB लिख रहे हो, यहां पर 1000, यहां पर डेल्टा HV लिख रहे हो, वेयर MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा HV इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हो, दोनों में क्या अंतर है? एंथैल्पी में हाँ सेम ही होता है। कोई बंदा बैठ जाओ। जहां पर हम लोग एनर्जी शब्द का यूज करेंगे वहां पर हम लोग 1 लें, 2 लें, 10 लें, 15 लें, इससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जहां पर एंथैल्पी वर्ड का यूज करेंगे
वहां पर जो भी है वो 1 मोल होगा, जो भी है क्या होगा 1 मोल। मतलब अगर वही प्रक्रम 1 मोल के लिए किया गया है तब जो एनर्जी चेंज होगी उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, हम तो एक उदाहरण लेके समझा रहे थे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जो एनर्जी निकले तब लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे, लेकिन 1 मोल से निकाल रहे हो तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेके हमने समझाया, बात समझ रहे हैं आप। कितने भी अमाउंट के लिए लो उसको एंथैल्पी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। लेकिन जब वही एनर्जी 1 मोल के लिए लागू हो जाएगी तब वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, लैटेंट एनर्जी बोल रहे थे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ कहेंगे अभी था लैटेंट हीट या लैटेंट एनर्जी। लैटेंट का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए, तो यहाँ पर ग्राम आपने लिखा है, और यहां पर आपने एंथैल्पी वर्ड यूज कर लिया है, इसलिए ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो यहां पर यूनिट जो लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, कैलोरी पर मोल लिखेंगे। तो अब ध्यान दो, यहां पर नीचे मोल आ गया ना, नीचे क्या आ गया, मोल, तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास आ गया, मोल आ गया, और नीचे ऑलरेडी मोल आप कह रहे हो, तो मोल मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा पीछे वाला फार्मूला। इसीलिए यहां पर ऊपर मॉलिक्यूलर मास से क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। बात क्लियर हो गई ना। तो ये चीज जानते रहेगा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम लोग ध्यान नहीं देते और ऐसे भटकते रहता है, तो हम सब पढ़ लिए हैं, फिर ध्यान वहीं पे नहीं दिए तो वही हमेशा गड़बड़ करता है। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू ऑफ केवी इज डिफरेंट for different solvent, and it is for water 0.51 2 Kelvin kilogram per mole। यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी क्या हो जाएगा, ध्यान दो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब ध्यान देना, ये आप किलोग्राम पर मोल करो, मोल पर किलोग्राम को मोललिटी कहते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केल्विन मोललिटी इनवर्स, मोललिटी इनवर्स। तो ये 2 यूनिट, कुछ भी पूछने की जरूरत है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे, यूनिट पूछ लिया, फंसे रहे हो आप। ठीक है, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल ये यूनिट होगी, आपकी क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन मोललिटी इनवर्स हो जाएगा। तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आप लोग हेड डालेंगे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भैया, रिलेटिव नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भैया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड फेज of substance is coexist. Solid and liquid phase of a substance is coexist, or vapor pressure of liquid and solid phase, solid phase of a substance
आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो कोएग्जिस्ट का मतलब एक साथ पाया जाना, तो जिस पर एक ही सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों पाया जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। या लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, तो वेपर प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम में होगा दोनों फेज का, तब भी इसको लोग क्या कहेंगे बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन बोलना बेटा, इट्स सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा। यहां पर लेट T0 ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने सोल्यूट डिजॉल्व कर दिया, TS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा बताना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लास्ट की 2 लाइन लिखे हो कि नहीं लिखे हो, ना लिखे तो भी छोड़ दो, थोड़ा हम जल्दीबाजी कर गए। यहां पर हम लोग लिखेंगे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट on dissolving non-volatile solute in it, on dissolving non-volatile solute in it। यहां पर अब आ रहे हैं, यहां पर जहां पे बात कर रहे थे, T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर डेल्टा TF, तो अब की बार ज्यादा कौन है, TS कम है, अब की बार T0 ज्यादा है, तो दोनों का अंतर ले लो तो पता चल जाएगा कितना कमी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। It can be explained through graph. As follow. इसको लोग ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको लोग ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखना बेटा, यहां पर अभी अभी आपने बनाया था, या इसको लाइन पूरा खींच ही देते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ग्राफ ऊपर है नीचे है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। यहां पर आगे जब आप चलेंगे तो ये यहां पर फ्रीज करना शुरू कर देगा और ये यहां पर फ्रीज करेगा। अगर इसको A और V कह दिया जाए, इसको C और D कह दिया जाए, तो ध्यान देना, ये जो सॉल्वेंट है पॉइंट A पर फ्रीज करना शुरू कर रहा है
और जो सॉल्यूशन है पॉइंट सी पर फ्रीज करना शुरू कर रहा है, मतलब ए और सी के बीच में सॉलिड फेज, यहाँ सॉलिड शुरू हो गया ना और इधर लिक्विड होगा, तो सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों पाए जा रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड फेज। अब यहां से परपेंडिकुलर खींचा जाए बेटा अगर, तो ये यहां पर मिल रहा है और यहां पर। अब आप अगर यहां से चलोगे तो पहले आपको सॉल्यूशन मिलेगा या सॉल्वेंट मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। लिख लो थोड़ा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, बाकी अब पूरा वही लिखना है। यहां पर डेल्टा टी एफ डायरेक्टली पहुंच जाएगा मोलरिटी के, क्या हो जाएगा बेटा? मोलरिटी के। आर डेल्टा टी एफ बोलना, यहां पर के एफ छोटा सा 1000 लिखेंगे, यहां पर स्मॉल एम, फिर के एफ 1000 क्या कहने जा रहे हो? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आर क्रायो स्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर और स्कोपी का मतलब होता है स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ एनीथिंग एट लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रायोस्कोपी। किसी भी चीज की स्टडी लो टेम्परेचर पर करना क्या कहलाएगा बेटा? क्रायोस्कोपी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल औनमन स्थिरांक कहेंगे या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे फॉर, बोलना, 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहां पर एज एम इक्वल टू क्या भी पढ़े थे? डब्ल्यू ए, यहां पर 1000, यहां पर एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। सो एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे बेटा? डेल्टा टी एफ बोलना, के एफ 1000, यहां पर डब्ल्यू ए, यहां पर 1000, यहां पर एम ए, यहां पर डब्ल्यू बी। इस फार्मूले से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। यहां पर इफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, बोलना भैया, इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए, देन बोलना डेल्टा टी एफ के एफ 100, यहां पर बोला भैया डब्ल्यू ए गुणे 100, यहां पर एम ए गुणे कितना? डब्ल्यू बी। फिर के एफ 100 इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर
100 ग्राम सॉल्वेंट। नोट करके यहां पर वैसा पीछे आपने लिखा है, यहां पर भी लिख लेंगे। क्या लिखने वाले हैं भैया? नोट करके क्या लिखोगे? KF 100 इक्वल टू KF 1000 इंटू m। कैसे आएगा? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए। ये 1 हो गया, इसको मान लो 2 कह दें, तो 1/2 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। कहानी वही जो पिछले आपको सुना चुके हैं। यहां पर 1000 से गुणा करना है या 100 से। हम KF की यूनिट को देख के बात करेंगे। KF अगर यूनिट के साथ दिया है तो हम लोग क्या, अच्छा ये यहां पर m हो गया, सॉरी ये 10 होगा बेटा, सॉरी ये 10 होगा। अगर m लिख लिया किसी ने सही कर लेना, ठीक है। तो कैसे बात करेंगे? यूनिट को देख के। अगर यहां पर KF की यूनिट दिया गया इतना केल्विन किलोग्राम पर मोलिटी, सॉरी पर मोल, या इतना केल्विन पर मोलिटी, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कह दिया गया KF किसी भी सॉल्वेंट के लिए कि मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए इतना है, तो फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो आगे चला जाए। आगे रिमूव कर दे रहे हैं भैया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, we know delta TF IE for 1 molar solution molar depression constant is equal to depression in freezing point. It can be calculated as follow. वही सेम फार्मूला रिपीट मारना है, LF लिखना है। Where R गैस कांस्टेंट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 3 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। और KF 1000 यहाँ पर RT0², यहाँ पर MB बोलना भैया।
आगे डेल्टा एच एफ, और बाकी सारी चीज आप जान रहे हो। डेल्टा एच एफ क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यूनिट क्या लिखोगे? कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी क्या दिया ना, तो मोल। और एम भी क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Kf is different for different solvent. Kf is different for different solvent. It is for water 1.86 Kelvin kilogram per mole. यूनिट ऑफ Kf क्या भैया? केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन पर मोललिटी। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट को आप याद रखेंगे। वाटर के लिए Kf और Kv की वैल्यू याद रखेंगे। दूसरा कोई सॉल्वेंट दिया जाएगा तो Kf और Kv दोनों की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन अगर वाटर दिया जाए तो शायद ना दिया जाए। कई बार दे भी देता है और कई बार नहीं देता, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए Kf और Kv दोनों की वैल्यू आप वाटर के लिए याद रखिएगा। तो आपको हमने दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दिया। कुछ टाइम बच रहा है तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। चले बेटा, चलो रिमूव कर रहे हैं। What will be elevation in boiling point for 1 mole aqueous solution of glucose? aqueous solution of glucose। यहां पर ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी केवी 1000 इंटू एम। तो यहां पर केवी 1000 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, और 1 दे दिया कितना? एम दे दिया है 1। यहाँ पर वाटर की केवी, मतलब वाटर के लिए केवी की वैल्यू नहीं दी गई ना, क्यों? उम्मीद थी कि आपको याद होना चाहिए। उम्मीद क्या थी? कि आपको याद होना चाहिए। ज्यादातर दिया रहता है, लेकिन नहीं दिया है तो आप नहीं कह सकते क्यों नहीं दिए हो। वाटर के लिए याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट of 1 mole aqueous solution of urea? Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ये दिया गया है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा? बोले Kf दिया गया है कितना? 1.86, मोललिटी कितना है? 1। डेल्टा Tf कितना बेटा? Kf 1000 इंटू एम, तो आ जाएगा 1.86 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 1.86। लेकिन ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है।
एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं पूछा है, डेल्टा टी नहीं पूछा है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ आप इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, टी नॉट माइनस टी एस। तो ये है 1.86 और यहाँ पर टी नॉट कितना हो जाएगा माइनस टी एस, एक्वस है ना। तो एक्वस के लिए वाटर, ध्यान दो एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पर जो एक्वस वर्ड यूज किया है तो एक्वस का मतलब वाटर है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बताएगा, दूसरा कोई सॉल्वेंट होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया होता। तो चूंकि वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बता रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1.86 लिख रहे हैं, यहाँ पर 0 माइनस टी एस। तो माइनस टी एस इक्वल टू 1.86, टी एस इक्वल टू, अच्छा अब ये डिग्री सेल्सियस लिखें या केल्विन लिखें, फिर से सुनो, पढ़ाया भी गया है। किसी भी फार्मूले में अगर कैपिटल टी है तो टेम्परेचर केल्विन में रहता है, लेकिन यहां डेल्टा टी है तो डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों स्केल पर जो चेंज होता है वो सेम होता है। बात सुने ना। फिर आप यहां पर नीचे आए तो ये जो इतना, अगर यहाँ पर चेंज जो आया है 1.86 का आया है, इतना केल्विन आया है, सेल्सियस आया है, आप कह सकते हो चाहे सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो। लेकिन यहाँ पे अब टी नॉट की जगह पर आपने क्या रखा है, 0 रखा है ना, तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आंसर आपका फिर सेल्सियस में आ गया है। अगर ये वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आप केल्विन में रख देते 273, तब आपका ये आंसर किस में आ जाता, केल्विन में। बात क्लियर है। तो यहां पर जो आंसर आया वो किस में आया, सेल्सियस में या केल्विन में, सेल्सियस में। तो समस्या ऐसे लाके आप सब कुछ सॉल्व कर ले जाओगे, समस्या सेल्सियस केल्विन लाके फंसा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ %12 by mass aqueous solution of urea, Kf for water is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये मोल है इधर, यहां पर ध्यान देता, अब की क्या कह दिया 12% बाई मास, क्या कह दिया 12% बाई मास। तो जितना परसेंट का रहा है हमेशा WA होता है, 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम सोल्यूट का मास है। और अगर परसेंट कह दिया है तो सॉल्यूशन 100 लेंगे, लेकिन मिलीलीटर या ग्राम बाई मास, 100 मास का है ना तो ग्राम लेंगे, बाई वॉल्यूम का होता तो 100 मिलीलीटर। तो यहां पर W सॉल्यूशन ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनते हैं। तो WV कितना हो जाएगा 100 माइनस 12 बराबर कितना भैया 88। यहाँ पर डेल्टा TF, यहाँ पर KF बोलना, WA 1000, यहाँ पर MA, यहाँ पर क्या हो जाएगा WB। MA यूरिया है तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना 60। तो बस KF कितना भैया 1.86, WA कितना जाएगा 12, यहाँ पर 1000 है, MA कितना आ गया 60, WB भैया
डब्ल्यू बी 88 हो जाएगा ना। बस 12 पंचे 60 आ गया, 5 ये 200 आ गया ऊपर, तो 1.86 गुणे 200 बटे 88। तो यहाँ पर 2 जीरो डाल है, तो ये 2 से गुणा करेंगे 300, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, और यहाँ पर आ जाएगा 88। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपना। 4.45 सही है, 4.45, ठीक है। ये चाहे डिग्री सेल्सियस का हो या केल्विन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमूव करें, एक होमवर्क दे दें। देखो होमवर्क यही है, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, आधा और कर दे रहे हैं उसे में, मिटा दें इसको। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? ऑफ aqueous solution having 12% by mass urea and 18% by mass glucose, 12% by mass urea and 18% by mass glucose. K for water 1.86 केल्विन किलोग्राम। आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके, लेकिन आधा नहीं माना जाएगा, वो गलत होगा क्योंकि सॉल्वेंट का मास बदल जाएगा। यहां पर ध्यान देता, यहां पर एक ही सॉल्यूशन है। जैसे 100 ग्राम सॉल्यूशन लिए हो, उसमें 12 ग्राम आपका क्या है? 12 ग्राम यूरिया है और 18 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। तो यहां पर WG ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम। WU 12 ग्राम। W सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। W सॉल्वेंट, तो 100 माइनस 18 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? Ng ग्लूकोज के मोल, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना बेटा? 18, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180.1। N यूरिया, W अपान MW कितना बेटा? 12/60.2। NT टोटल मोल, Ng प्लस NU 0.1 प्लस 0.2 बराबर कितना? 0.2। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये नहीं पूछा जाएगा किसके मोल हैं भाई। एक यूरिया का मोल हो गया इतना, ग्लूकोज का इतना, किसका हो गया? यूरिया का। मान लो कोई और होता, उसका भी मोल निकाल के फिर टोटल मोल जोड़ दो, अब तब मोलरिटी निकालोगे। तब क्या निकालोगे? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। ये तो आ गया है मोलों की संख्या बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलरिटी का पहला फार्मूला, मोलरिटी का नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ध्यान देना है कितना मोल है भैया? ये 0.3। और सॉल्वेंट का मास कितना है? ये ग्राम है किलोग्राम में। तो क्या किया जाए? 1000 से भाग दे दिया जाए, तो ये फाइनली 1000 ऊपर आ जाएगा ना।
तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.3 गुणे 1000 बटे कितना 70, 1 0 हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 30 बटे 7 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, लगभग 7 त्रिक 21 कर दिया जाए तो लगभग 0.3 कितना आ जाएगा 7.3। ये मोलरिटी आ गई, लेकिन अभी ये क्या है मोलरिटी स्मॉल m, तो डेल्टा TF कितना आएगा KF इंटू स्मॉल m, तो 1.86 गुणे कितना बेटा 4.3, निकाल लोगे ना इसको। ध्यान रखिएगा जब 2 सोल्यूट रहे या 3 सोल्यूट तो सबके पहले मोल अलग अलग निकाल के जोड़ के मोल में बदल दें, टोटल मोल ले लें, फिर सॉल्वेंट के मास से किलोग्राम में बदल के उसको डिवाइड कर दें, मोलरिटी आ जाएगी, उसके बाद इस फार्मूले से निकाल लें आराम से। ठीक है, आप एनसीईआरटी कोई बच्चा लाया है, लाओ पट से, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सी बुक लाई 11th हो जी, चैप्टर 12 का है, लाओ चैप्टर 12 पढ़ा रहा है, बुक 11 पकड़ा रहे हो भैया, चलो अच्छी बात लाओ कम से कम, बस इसके बाद 11th वाला पढ़ाएंगे। लिखो 2 एलिमेंट A and B, two element A and B forms compound AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 20 gram of benzene, 1 gram AB2 lowers the freezing point, by 2.3 Kelvin, while 1 gram AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. The KF for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole. Find atomic mass of A and B. बुक किसकी बेटा? Find atomic mass of A and B. आपको पढ़ाया गया है कि जब कोई एक ही प्रॉपर्टी 2 बार बोल दे तो फिर आप 2 इक्वेशन बनाएंगे। दिख रहा है? चलो देखा जाए, आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन हम फिर से आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं कि दो एलिमेंट ए और बी हैं, दोनों मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं Ab2 और Ab4। जब Ab2 का 1 मोल 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी 2.3 केल्विन की होती है, जबकि Ab4 का 1 ग्राम जब 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं तो कमी 1.3 केल्विन की होती है। यदि Kf बेंजीन के लिए 5 ध्यान देना, किसी बुक में 5.1 दिया होगा, किसी क्वेश्चन में 5.12 दिया होगा, किसी बुक में 4.9 दिया होगा। रटने की जरूरत नहीं, जो जहां पे दिया होगा वही डाटा यूज करते हुए आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो ध्यान दें बेटा, यहां पर फॉर Ab2 यहां पर ध्यान दो, कितना डिजॉल्व किए हो? 1 ग्राम। कितने में डिजॉल्व किए बेटा? 20 ग्राम में। Kf कितना है? लोअरिंग कितना है? 2.3 की। Kf नहीं, ये डेल्टा TF है, सॉरी डेल्टा TF है। और Kf कितना भैया? कितना है? 5.1 की। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर डेल्टा TF, Kf, WA 1000, यहां पर MA, यहां पर कितना बेटा? WV 2.3, यहां पर 5.1, यहां पर 1, यहां पर 1000, यहां पर MA पता करना है और यहां पर WA 20 हो जाएगा। तो 20 से ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना लग रहा आ जाएगा? 50। ये आ गया 50। तो MA बराबर कितना आ गया? 5.1 गुणे 50 बटे 2.3। तो ये हमें लगता है 109 दशमलव कुछ आना चाहिए। 5 एक्के 0 हटा दिया जाए, 5 एक्के 5, 25 बटे 2.3। तो 255 को आप 2.3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 255 बटे 2.3, 110.86। कितना आ गया बेटा? 110.86। फॉर AB4 अब बताना, WA कितना डिजॉल्व किए हो? 1 ग्राम। WV कितने में भैया? 20 ग्राम में। डेल्टा TF कितना? 1.3। KF कितना बेटा? 5.1। डेल्टा TF यहां पर, KF, WA कितना बेटा? 1000, MA यहां पर WV 1.3, 5.1, 1 यहां पर 1000, यहां पर MA मालूम नहीं, बोलो बेटा। WV कितना? 20। तो सॉल्व करोगे ऊपर 50 आ जाएगा। तो यहां पर 1.3 बराबर 5.1 गुणे 50 बटे MA। तो MA बराबर आ जाएगा 255 बटे 1.3, 2550 बटे 13, 13 एक्के 13, 12 25, 125 आ जाएगा। कितना है बताओ, जल्दी करो जी। एक 196 कुछ आना चाहिए। एक 196.15। ये अब यहां पर ध्यान दो, Ab2 है ना, तो इसका एटॉमिक मास A मान लिया जाए, इसका क्या मान लिया जाए?
बी, क्या मान लिया जाए भैया बी। तो अब अगर इसका ए एटॉमिक मास मान लिया जाए और बी का एटॉमिक मास क्या मान लिया जाए बी, तो एटॉमिक मास का योग ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहां पर ए प्लस 2v इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना आया है यहाँ पर 110.86 और यहाँ पर a प्लस 4v इक्वल टू 196.15। यहाँ पर इक्वेशन 2 से 1 को घटा दो, 2 से 1 को क्या करो घटा दो, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 2v बराबर कितना आ जाएगा 196 से 110 जाएगा 85 दशमलव बोलो, अरे समथिंग तुम भी जान रहे कुछ आएगा दोनों, हाँ दोनों आएगा ना। अब b बराबर कितना 85.29, इसको 3 ही मान लो, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचेगा 2 12, ठीक है इतना आ जाएगा v। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो यहां पर a प्लस 2v बराबर कितना बेटा 110.86, तो 2v की वैल्यू यहां पर कितना है 85.29, यहाँ पर 110.86, तो a बराबर कितना 110.86 माइनस 85.29, तो सॉल्व कर लो इसको 25 इसको 30 मान लो तो 55 आ जाएगा क्या, देख लेना शायद ये आ जाए 25 लो 5 7, तो आ गया। आज की कहानी यहीं तक। अभी इस पर एक आध क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे और करा देंगे कल, और उसके बाद कल ही हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कल ये चैप्टर आपको खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर, ये कह रहे हैं कल थोड़ा सा हमारे यहाँ गेम रैली हो रही है, 2 दिन चलेगा, तो आज भी कल